Good evening, everyone. How are you all? Fine, ma'am. Okay. Fine. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आई थिंक लास्ट अभी आप लोग फिर से आप लोगों ने हैबिट छोड़ दी है अपना अटेंडेंस देने की. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज आई एम नॉट रिमाइंडिंग, सो नो वन इज इवन सेंडिंग देयर नेम्स. इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सेशन पूरा रिकॉर्ड होता है ना, तो आप लोगों के नाम अगर आप मुझे भेजोगे तो आपके चैट्स भी रिकॉर्ड होते हैं, तो मेरे पास उसका डेटा रहता है. सो इट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू एक्चुअली डू योर प्रेजेंटी, आपका अटेंडेंस मॉनिटर करने के लिए. That's why I always ask. So without fail, somewhere around 16 participants are there, 17 participants. So everyone, all the 17 students have to send your presentee in the chat so that I will understand. Okay, one more instructions. Um, do you share this link with your friends also? Those who are outside of PACE? No, Some ma'am. other No, students? ma'am. No, because it is No. strictly prohibited. बिकॉज हर चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो हम लोग भी इतना मॉनिटर नहीं कर पा रहे, और एक थर्ड पार्टी ऐप से हम लोग ज्वाइन होते हैं. इट्स नॉट कि कोई पेस का अपना वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन होता है. इट्स समथिंग अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म. तो इसकी वजह से मॉनिटरिंग रखना और प्रॉपरली 100% ऑफिशियल बनाना बहुत डिफिकल्ट है. इट्स नॉट येट पॉसिबल. हो सकता है मे बी इन फ्यूचर. सो उस चीज की वजह से कभी कभी कुछ क्लास में अनवांटेड नॉनसेंस क्रिएट हो जाता है, और सम अदर आउटसाइडर्स और अदर स्टूडेंट्स मे आल्सो इंटरफेयर इन द सेशन. ओके, विच आई वोंट अलाउ. मैं इमीडिएटली वो सेशन एंड कर दूंगी उस दिन के लिए, बिकॉज अगर आपके ग्रुप, आपके मैसेजेस इधर आपके फोन में होते हैं या फिर आपके पेरेंट्स के फोन में होते हैं, तो अगर किसी और के पास वो लिंक गया है, इट मीन्स किसी न किसी इधर स्टूडेंट और पेरेंट्स में से किसी ने शेयर किया होगा. पेरेंट्स तो शेयर करेंगे नहीं, सो लेफ्ट विथ स्टूडेंट्स. सो अपने फ्रेंड्स को हेल्प आउट करने के लिए कभी कभी शेयर कर देते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है, इट्स नॉट, यू इवन डोंट नो कि उसके बाद वो लिंक आगे कहाँ पे ट्रांसफर होगा. ओके, यस निखिल, यू वांट टू से समथिंग? मैम, वो जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो रैंडमली ज्वाइन होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स नहीं रहते, वो डिस्टर्ब करने के लिए रैंडमली. बट हाउ कैन एनीवन रैंडमली ज्वाइन अनलेस अगर आप लिंक शेयर नहीं करोगे तो? मैम डिस्कॉर्ड नाम का ऐप है, उससे वो कर लेते, वो पूरा उनका एड्रेस चेंज करके वो ज्वाइन हो सकते हैं. ओके, तो डिस्कॉर्ड पे उनको लिंक मिल सकते हैं? बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. ऐसा होता है? मैम मैंने मतलब देखा है कि ये जो मतलब जो लोग ऐसे ज्वाइन होते हैं उनके यूट्यूब पर चैनल रहते हैं, और ये वीडियो बनाने के लिए ऐसा करते हैं. ओके, तो उनके पास लिंक्स कैसे मिलते हैं? मींस हाउ डू दे नो कि ये सर्टेन लिंक है? मैम लिंक नहीं मिलते उनको, मतलब रैंडम पासवर्ड डालते हैं वो, और फिर ओके लॉगिन हो जाते ओके, अंडरस्टूड. काइंड ऑफ एन इलीगल हैकिंग टाइप. हैं. यस यस मैम. ओके ओके ओके, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग मी. आई वाज नॉट इवन अवेयर ऐसा कुछ होता है या नहीं. ओके, लेट्स सी. अगर ऐसा होता है देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गार्ड आवरसेल्व्स. और बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हो, आई एम नॉट दैट टेक्नोलॉजिकली, आई एम नॉट दैट एडवांस. So immediately you take action from your side then, or tell me, I will take something. Or the best is end the session. तब के लिए temporary end the session. I will send another link अगर कुछ ऐसा होता है तो. Okay, चलो let's move on. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं. लास्ट टाइम सेल डिविजन हमने फिनिश किया था. ओके, आई हैव प्लान, क्योंकि इस टर्म में आपके पास 3 ही चैप्टर हैं. इसके बाद थर्ड चैप्टर इज अबाउट इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. उसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड फील करोगे. सो एक बार तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, देन 1 by 1 चैप्टर का रिविजन करते हैं. सो प्रोबेबली बाय जैन एंड आपका सारा चैप्टर और सारा सेशन खत्म हो जाएगा. एंड इन फेब्रुअरी आई विल डू ओनली रिविजन, सो दैट आप लोग का भी लोड खत्म हो, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. तो वो सब कुछ देखते हुए मैंने उस तरीके से प्लान किया है. ओके, सो हमारा आज का चैप्टर है हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ डिजीजेस एंड इम्यूनिटी. यानी आपको तीनों ही एंगल पे ध्यान देना है एज योर चैप्टर सजेस्ट. आई थिंक इससे रिलेटेड सिन्नर के जितने भी बच्चे होंगे यहाँ पे, उन्होंने एक ऑफलाइन सेशन अटेंड किया है ऑलरेडी, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये कॉमन है आपका 9th क्लास के साथ. तो जब ऑफलाइन के सेशंस चल रहे थे, कंबाइंड सेशंस, तब मैंने 9th क्लास और 10th का सिन्नर लोकेशन पे स्टार्ट किया था. सो दो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव द आइडिया. सो कंसिडर दिस एज योर रिविजन, कि हम थोड़ा सा फिर से आप रिकॉल कर पाओगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था.
सबसे पहला एस्पेक्ट फर्स्ट वर्ड की तरफ हम ध्यान रखते हैं, दैट इज अबाउट द हेल्थ। हेल्थ अभी ध्यान से सुनना है। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ सिर्फ आपके फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड नहीं होता, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर मेंटल फिटनेस एंड ऑल्सो अबाउट योर सोशल वेलबींग। मीन्स आप फिजिकली भी सही हो, मीन्स डिजीज फ्री, यू हैव नो डिसेबिलिटी, नो डिजीजेस, और कोई भी टाइप के अलग डिसऑर्डर्स नहीं है। Mentally also you are okay, means mental retardation, any kind of clinical depression, any kind of, देखो temporary stress is different, you can be under stress right now because ये session आपके लिए difficult हो सकता है, so it's a temporary stress, ये half an hour का आपका stress period है and it will be over very soon, ये condition based है। but clinical depression in the sense that person is, इवन दो उसके आसपास सब सही चल रहा है, स्टिल वो पर्सन अपनी पावर ऑफ थिंकिंग की वजह से वो डिप्रेस हो रहा है, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू बी हेल्दी थिंकिंग वाइज, तो उसको बोलते हैं मेंटल वेलबींग। एंड देन सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग मीन्स आपका सराउंडिंग कैसा है इन टर्म्स ऑफ पीपल, in terms of society, in terms of family, and also आपका environmental hygienic condition, आप proper healthy environment में रह रहे हो या नहीं। अगर आप एक unhygienic place में रह रहे हो, so if I consider slum area, that area is not the socially well area to live, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, एवरीवेयर अनहाइजीनिक कंडीशन है। सो दैट इज, इवन दो वहां पे कोई इंसान फिजिकली डिजीज फ्री होगा, मेंटली भी फिट हो सकता है, बट सोशली वो फिट नहीं है। सो इन तीनों ही प्रॉपर, तीनों ही एंगल अगर बेटर होंगे, तीनों फैक्टर्स अगर एकदम राइट होंगे, तभी ही वो पर्टिकुलर पर्सन हेल्दी कहलाता है। इनमें से कोई भी एक चीज अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर है, यू आर नॉट हेल्दी। अब ये तीनों कंडीशंस दिए किसने हैं? तीनों कंडीशंस दिए हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विच इज सिचुएटेड इन जेनेवा। तो उन्होंने 3 बेसिक डिमेंशंस दिए थे। उन्होंने यही डिमेंशंस दिए कि फिजिकल डिमेंशन इज इंपॉर्टेंट, कि वो इंडिविजुअल लेवल पे वो पर्सन कैसा है, उसका माइंड कैसा है, एंड उसके आसपास का माहौल कैसा है जहां पे वो रह रहे हैं। Okay, if your home is not clean, your people around you are not good enough, तो फिर आपका सोशल वेलबींग जो है वो, उसका हेल्थ मींस उस सोशल वेलबींग का जो भी क्या बोलते हैं बार या मीटर वो रेड क्रॉस की तरफ चलता जाएगा, मींस रेड सिग्नल की तरफ चला जाएगा। ओके, सो एवरीथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ इसके बाद सेकेंड वर्ड है अबाउट डिजीजेस। अभी जो डिजीज है, अगर इनको 2 वर्ड से अगर आप स्प्लिट करो, सो डिस and ease. Dis means no या फिर absence, and ease means comfort. So without ease or without comfort अगर आप रह रहे हो physically, that is known as disease. और ऐसा कब होगा? जब कोई पैथोजन ने अटैक किया है, आपको कोई बीमारी हुई है, कोई प्रॉब्लम है, आपका बोन फ्रैक्चर है, या फिर एनी ऑफ द एक्सीडेंटल डैमेज, एनी ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज, मे बी खुद से हो गया हो या फिर किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हुआ हो, इनमें से कोई भी अगर कंडीशन हुई तो आपको क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा। अब इसकी वजह से, डिजीज की वजह से क्या होता है? दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग का मतलब है जो नॉर्मल फंक्शन होगा उसके अलावा एबनॉर्मेलिटी की तरफ, अगर कोई ऑर्गन, टिश्यू, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और एनीथिंग्स, अगर वो सारी चीजें एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगी, उसको बोलेंगे माल फंक्शनिंग। और माल फंक्शनिंग कैन कॉज डिसेबिलिटी, means you are supposed to walk properly but you are not, you are supposed to think properly but you are not thinking. So अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसको बोलेंगे डिसेबिलिटी। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिलेटेड टू डिजीज। अब कभी भी अगर आपको कोई डिजीज हो, डॉक्टर ऑलवेज लुक्स फॉर साइंस एंड सिम्टम्स। 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। पहला होता है सिम्टम। सिम्टम मोर जनरलाइज टर्म है, यानी ब्रॉडर टर्मिनोलॉजीज कि बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट हैं, हर चीज को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें हम देख रहे हैं, दैट इज नोन एज सिम्टम्स। तो इनको हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी। ओके, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी हो गया, मींस बहुत सारे सेवरल साइन एंड सिम्टम्स होंगे। वो पूछेंगे आपको बुखार है क्या, मींस शरीर तप रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर कहाँ पे पेन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और व्हाट अदर अनईजीनेस यू आर फीलिंग। तो ये सारी चीजें हो गए सिम्टम्स।
अब इसके बाद जब इतने सारे सिम्टम्स पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो डॉक्टर्स नैरो डाउन करते हैं कुछ स्पेसिफिक साइंस पे कि वो सारे के सारे किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं. सो दे आर व्हाट मोर डेफिनेट सिम्टम्स या इंडिकेशंस. दे आर गोइंग टू बी मोर डेफिनेट इंडिकेशन. और वो क्या इंडिकेट करेगा? एक पर्टिकुलर डिजीज. they are going to judge the combinations कि अगर हेडेक है तो हेडेक के साथ मसल फटीग भी हो रहा है, उसके साथ साथ फीवर भी हो रहा है, तो ये कंबाइंड इन्फेक्शन रिलेटेड कुछ है, तो वो इन्फेक्शन वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल भी हो सकता है. देन दे आर गोइंग टू नैरो डाउन, ओके ये किन चीज की वजह से हुआ है, तो वो पूछते हैं कुछ खाया था, बाहर का खाया था, नहीं खाया था, आप बाहर भीगे थे, अगर रेनी सीजन है, दे आर गोइंग टू आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उस पर्सन को प्रोबेबली किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ होगा. सो दैट इज रिलेटेड टू साइन एंड सिम्टम्स. इसके बाद ये सारी चीजें हो जाएगा तो अब आपको डिजीज से रिलेटेड, अभी थर्ड पार्ट हमारा इम्यूनिटी है, विल कम लिटिल लेटर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. पहले डिजीज समझ लेते हैं कि क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो कि डिजीज में होती हैं. अभी डिजीज दो टाइप की है. एक ऐसी डिजीज जो कि मीन्स वो ऐसी डिसेबिलिटी जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल पाती है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफरेबल. या फिर जो डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेबल, यू कैन से इधर वो ट्रांसमिट हो सकता है या कम्युनिकेट किया जा सकता है. एंड द अनदर विल बी नॉन कम्युनिकेबल, कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल नहीं पा रही. सो दीज आर गोइंग टू बी सम ऑफ द जनरल टाइप ऑफ डिजीजेस एंड उसके अंदर फिर और मल्टीपल कैटेगरीज हम जज करेंगे. बट उससे पहले कॉज ऑफ डिजीज बहुत जरूरी है. व्हाट आर द बेसिक कॉजेज जिनकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं? दो टाइप के कॉजेज हैं. पहली चीज तो है एक्सटर्नल कॉज. पहला है एक्सटर्नल, यानी बाहर से कोई एजेंट आया और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हुए. अगर ऐसा कॉज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉज. सो फर्स्ट, पैथोजेंस. पैथोजन मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म जो कि पर्टिकुलर होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं. पैरासिटिक इन नेचर और डिजीज कॉजिंग इन नेचर, एंड दे आर गोइंग टू इन्फेक्ट द होस्ट. तो आपको कौन कौन से पैथोजेंस अटैक कर सकते हैं? इट कैन बी वायरस, फंगस, बैक्टीरियल, प्रोटोजोआ. These are all the microorganisms category जो कि ऐसा पैथोजन एक्ट करते हैं and they are going to cause you disease. Yes, निखिल. मैम इनको ही वेक्टर्स बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, वेक्टर्स पे मैं आऊंगी. वेक्टर्स का मीनिंग है कैरिंग एजेंट. जैसे मस्कीटो एक वेक्टर है, तो मस्कीटो आपको डिजीज नहीं देता कभी, क्योंकि उसकी बॉडी में खुद एक पैरासाइट प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मोडियम. तो वाइल सकिंग योर ब्लड, जब वो आपका खून पीने के लिए आते हैं, उस टाइम पे वो उनकी बॉडी से प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. सो दे आर द वेक्टर, वो एक जरिया है. और वेक्टर्स में जैसे एयर इज द वेक्टर. तो वैसे एयर आपके लिए हार्मफुल नहीं है, बट एयर जब विंड ब्लो हो रहा है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में एयर का फ्लो शुरू है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो भी एजेंट्स हैं, एलर्जेंस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो भी तो साथ ही साथ चल रहे हैं, एंड वो आप इनहेल करोगे, देन इट इज गोइंग टू कॉज सर्टेन डिजीजेस टू यू. सो वेक्टर्स आर द कैरिंग एजेंट्स. ठीक है, वाटर इज द वेक्टर, कैरियर बोल लो. सो दैट इज योर वेक्टर्स. सो उसको भी बट आप एक्सटर्नल कॉज में डाल सकते हो. नेक्स्ट, जो वेरी कॉमन जो सब करते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, दैट इज इनएडिक्वेट डाइट. आई एम हार्डली डाउटिंग कि आप में से लोग अपने डाइट पे फोकस करते होंगे, एंड दिस इज द एज व्हेन एवरीवन इज मोर इंटरेस्टेड इन जंक फूड्स. नो वन लाइक वेजिटेबल्स. आई थिंक फ्रूट्स लवर भी बहुत कम ही होंगे. सो आपके इस पर्टिकुलर एज में अगर पेरेंट्स आपको ना डांटें और प्रॉपर आपको 3 टाइम का खाना ना दें, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू आर नेवर गोइंग टू ईट द बैलेंस डाइट. और अगर इनएडिक्वेट डाइट नहीं हुआ, बैलेंस डाइट नहीं हुआ, इट इज गोइंग टू कॉज सर्टेन डेफिशिएंसी इन योर बॉडीज. तो वो डेफिशिएंसी फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. ओके, देन नेक्स्ट इज अबाउट
environmental pollutants. ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। तो ये पोल्यूटेंट्स क्या हो गए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओके, एंड डस्ट हो गया, सैंड पार्टिकल्स। सो ये सारी चीजें अगर एनवायरमेंट में है, या फिर एनी अदर हेवी मेटल्स जो कि उनका एलिमेंटल फॉर्म अगर हवा में है, तो वो चीज आपको आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिएक्ट इन योर बॉडी। सो वो रिएक्शन कैन कॉज सर्टेन सीवियर डैमेजेस। उसके बाद बाहर के एजेंट्स, देर आर मेनी सर्टेन ड्रग्स। ड्रग्स में आ जाते हैं नार्कोटिक ड्रग्स, देन एल्कोहल, देन टोबैको। All of them are disease causing. So these are the external causes, यानी बाहर के environment से आपकी बॉडी में आया और उसकी वजह से आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में इंटरफेयर किया, और वो इंटरफेयर होने के बाद आप बीमार पड़े। So these are all the list of external causes. Everyone understood till here? Yes, ma'am. Okay, shall I change the slide? Ma'am, what is the other type of causes? These are pretty much these are the main categories. इसके अंदर आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, जैसे पैथोजन में आप वायरस की अलग कैटेगरी कर लो, फंगस की अलग कैटेगरी कर लो। इनएडिक्वेट डाइट में आप बहुत सारी डेफिशिएंसीज, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में अब अलग होगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, देन वाइटामिन्स अलग हो जाते हैं, मिनरल्स अलग हो जाते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स में कुछ नॉर्मल ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट्स हैं, कुछ टेक्सटाइल पोल्यूटेंट्स हैं, इस टाइप के हैं। देन ड्रग्स में अभी नार्कोटिक जो है, इसका प्रॉपर अभी इसमें भी अलग अलग ड्रग की कैटेगरीज हैं कि एग्जैक्टली इनका मीनिंग मीन्स उसके हिसाब से क्या क्या चीजें हैं। नार्कोटिक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देयर आर सर्टेन मेडिसिनल पर्पसेस जिनका यूज होता है, उनको इलीगली सेल किया जाता है, वो भी नार्कोटिक्स में कंसिडर किए जाते हैं। देन अल्कोहल अब्यूज अलग हो गया। एंड टोबैको को तो आपको ही पता है, इन फॉर्म ऑफ सिगरेट, गुटखा, पान मसाला जो भी बिकता है। तो ये सारी चीजें, ये टाइप्स हो गए। इनके अंदर आप फिर फर्दर कैटेगराइजेशन स्टार्ट कर दोगे। These are Ma'am, the I was asking which is other type of cause, means external, other internal. one is internal, of course external होगा और एक internal। Okay, ma'am. Okay, shall I change the slide? Yes, ma'am. Okay, so next part is going to be internal. Internal causes means by birth कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और if not birth कोई ना कोई जेनेटिक इश्यूज, या फिर कोई एक्सटर्नल मींस बहुत लंबे टाइम तक एक एक्सटर्नल डेफिशिएंसी की वजह से, एक एक्सटर्नल कॉज की वजह से आपकी बॉडी उसी तरीके से फंक्शन करने लग जाती है जो कि नॉर्मल नहीं है। उन सारी चीजों को, उन सारी कैटेगरीज को आप इंटरनल के केस में लेकर आओगे। जैसे कि पहला है इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। एंड रिमाइंड यू कि ये सारे, अब आप पूछोगे कि अपने आप इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे हो सकता है। हाउ एन ऑर्गन जो कि नॉर्मल पैदा हुआ है कोई पर्सन, उसका अचानक से एक ऑर्गन कैसे डैमेज हो सकता है। इट हैपेंस अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम तक इनएडिक्वेट डाइट पे हो, कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो गई। तो अगर ऐसी डेफिशिएंसी हो गई, सो यू डोंट नो बट यू आर डैमेजिंग सर्टेन ऑर्गन्स। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर मेंटली इल, सपोज मेनी पीपल गो थ्रू डिप्रेशन, मीन्स मेंटल इलनेस इज एन इलनेस, ये एक लेजिट इलनेस है और एक क्लिनिकल फाइंडिंग है। तो बहुत सारे लोग साइकोसिस से गुजरते हैं। साइकोसिस मीन्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनसे गुजरते हैं। एंड उसकी वजह से, बिकॉज देर इज अ स्ट्रेस इन योर नर्वस सिस्टम, तो उस चीज की वजह से देर इज गोइंग टू बी स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दैट देर इज गोइंग टू बी स्ट्रेस इन योर अदर ऑर्गन सिस्टम्स ऑल्सो। तो अगर ऐसा हुआ तो उससे भी बहुत सारे ऑर्गन्स का माल फंक्शनिंग होता है। मीन्स इट इज ऑलरेडी बीन फाउंडेड कि अगर कोई पर्सन डिप्रेशन से गुजरता है तो उसके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, तो वो हार्मोन किस लिए बने थे, एंडोक्राइन सिस्टम, इसीलिए उसने सारे हार्मोन्स बनाए थे ताकि डिफरेंट डिफरेंट साइट्स एंड डिफरेंट लोकेशंस पे जाके उन सर्टेन हार्मोन्स को क्या कर सके, प्रॉपरली सर्टेन ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शन। तो अगर वो हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो वो फंक्शन करेगा ही नहीं, सो दैट ऑर्गन इज गोइंग टू गेट डैमेज्ड इन फ्यूचर। सो दैट इज द बेसिक कॉज। उसके बाद
मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी आपके जीन्स में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है. ईदर देयर इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ सर्टेन जीन, डिलीशन ऑफ सर्टेन जीन. नॉर्मल लैंग्वेज में जीन डिसऑर्डर यानी कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो चुका है, कोई ना कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लेकर कोई पैदा हुआ है. ओके, सो ये सारी कैटेगराइजेशन आ जाती है. सपोज एग्जांपल कैंसर. ओके, देयर इज जीन नोन एज, एग्जांपल आई एम गिविंग यू, ऑन्कोजीन. ओके, ऑन्को मींस कैंसर. सो दिस जीन कॉजेज कैंसर. अगर ये जीन एबनॉर्मल है तो इसकी वजह से क्या होगा इन फ्यूचर और एट सर्टेन एज, पर्टिकुलर सेल्स, जो भी सेल्स जिन भी लोकेशन में ये एक्शन करना होगा, वहां पे जो सेल्स होंगे उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा. एंड दैट इज नथिंग बट द कैंसर. कैंसर का काम बहुत सिंपल है, बट वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बाद में. इट डज नथिंग, वो किसी और के साथ इंटरफेयर नहीं करता. बट जो भी एक सेल के अंदर प्रॉब्लम हो गया, सपोज म्यूटेशन भी हो गया एक सेल में, वो सेल अब डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा. और अगर वो डिवाइड होता गया और वो कभी नहीं रुका, तो उसके वजह से उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा इमेंस मास डिविजनल सेल्स का इकट्ठा हो जाएगा. अगर सब लोग डिवाइड ही होंगे तो काम कौन करेगा, कोई नहीं. काम नहीं करने की वजह से वो ऑर्गन फेल होता है एंड दैट कॉजेस डेथ ऑफ द पर्सन. So that's what happens. अगर इनिशियल स्टेज में पता चल रहा है, it means very few cells are in divisional process. तो अभी उतनी एबनॉर्मेलिटी नहीं है. इसीलिए फर्स्ट जो स्टेज 1 होता है कैंसर का, 4 स्टेजेस है मोस्टली, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड. 4 स्टेजेस होते हैं. These 2 are irreversible. उसका irreversible है, कुछ भी कर लो आप, कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, आप कुछ दिन सेव कर सकते हो उस पर्सन के. लाइक इफ द लाइफ ऑफ दैट पर्सन इज 5 years, so you can give max to max 10 years to that person, but उसका complete cancer cure नहीं कर सकते. But still first and second stage with the help of chemotherapy, that person can be saved. That is the condition. So ये सारी चीजें होती हैं in certain people. अभी किसी ने मुझसे पूछा अभी, okay, सर्वेश ने ही पूछा है कि कैंसर इज हेरिडिटरी. yes, कैंसर इज also hereditary. yes, यशराज. मैम एक्चुअली जब कैंसर पेशेंट बोलते हैं कि हम मुझे 97% कैंसर है, तो फिर वो क्या बोलते हैं एक्चुअली, लेवल्स बोलते हैं या फिर स्प्रेड बोलते हैं? स्प्रेड के बारे में बात कर रहे होते हैं. अगर 97% के बारे में बात कर रहे हैं, इट मींस कि वो जो भी एरिया में उनको कैंसर है, उनके पूरे टिश्यू का टोटल 97% टिश्यू जो है वो डिविजन मोड में चला गया है. सिर्फ 3% ही है जो मुश्किल से बेयरली वो फंक्शन कर पा रहा है और संभाले हुए है. दैट इज द मीनिंग. अगर 50% की बात कर रहे हैं, इट मींस सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट लिवर, तो मेरा 50% लिवर टिश्यू नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, बाकी 50% अनकंट्रोल्ड डिविजन में जा चुका है. सो दैट इज द कंडीशन. क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे जो नॉर्मल मेरा टिश्यू था वो तो डैमेज होगा ना, वो मर जाएगा. सारे सेल्स की एक लाइफ होती है और नॉर्मली हमारी बॉडी में डिविजन होता है, विच इज नॉर्मल. बट कुछ देर डिविजन होने के बाद जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, G0 फेज में जाना होता है. सो पहले सारा डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद G0 में जाना होता है. तो G0 में यानी डिवीजन स्टॉप करके तुम्हारा जो फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म करना होता है. बट वो कभी ये G0 में आते ही नहीं. उनका रैपिड इंटरफेज एंड माइटोसिस चलता ही जाता है और वो पूरा साइकिल कंप्लीट करते रहते हैं. और अगर ये होगा तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मास गेन होगा, यानी वो सेल और वो टिश्यूज जो है वो इंक्रीज होंगे, बट फंक्शनली वो कभी भी एंड नहीं, कभी भी एक्टिव नहीं होंगे. दैट इज द कंडीशन. ओके मैम. ओके, yes, so genetic disorder is one of the type. Then one more is hormonal imbalance. Ma'am, अगर वो हुआ तो yes. ma'am, is oncogene necessary for cancer or it can happen due to any other causes? नहीं, ऑन्कोजीन मींस ये नाम है, उस जीन को नाम दिया गया है जिसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसकी वजह से कैंसर ट्रिगर होता है. सी, हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इमेजिन ये एक नॉर्मल स्ट्रैंड है डीएनए का, तो इनके एक फ्रेगमेंट को हम जीन बोलते हैं क्योंकि उस हिस्से में एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होता है. तो वो जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर एरिया में है
तो ऐसे बहुत सारे जीन्स हैं, सबका काम अलग अलग है। कोई हमारे एंजाइम्स पे फोकस करता होगा, कोई हार्मोन्स पे फोकस करता होगा, कोई सर्टेन ऑर्गन्स पे फोकस करता होगा। सिमिलरली ऐसे सीरीज ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं जिनका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक ऐसा जीन है जो सेल डिविजन को भी मॉनिटर करता है, बट अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो फिर क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। तो उसी जीन का नाम है, हमने होलसम एक नेम दिया हुआ है, दैट इज ऑन्कोजीन। ओके, यस, हार्मोनल इम्बैलेंस, देन यस निखिल। मैम अगर किसी को कैंसर हुआ तो वो कितने दिनों में मतलब पता चलता है एग्जैक्टली कि इसको डिटेक्ट होता है बच्चे, देयर इज नो डेफिनेट टाइम। यू आर आस्किंग अबाउट डिटेक्ट, राइट? तो देयर इज नो डेफिनेट टाइम, इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि कितने दिनों में हो रहा है। जब तक प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स, कैंसर का प्रॉब्लम ये है कि अर्ली एज में या अर्ली स्टेज में कभी भी डिटेक्ट नहीं हो पाता। अगर अर्ली स्टेज में नहीं हो पाता है तो जब तक साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे, किसी भी एरिया में अगर कैंसर है तो उस एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या तकलीफ है जब तक दिखेगी तब तक ऑलरेडी बहुत देर हो चुका होता है। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनका फर्स्ट या सेकंड लेवल तक इन फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाए। और दोज पेशेंट्स मोस्टली ये वो लोग हैं जो टाइम टू टाइम अपना हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल द चेकअप एवरी 6 months। और दोज हु आर वेरी रिच, जो अपने पूरी बॉडी स्कैन करवाते रहते हैं एवरी टाइम, इनफैक्ट स्पोर्ट्समैन, सो उनको वो उनकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर बॉडी, दे हैव टू बी फिट दैट वे। तो उनका बहुत जल्दी डिटेक्ट हो सकता है। युवराज सिंह का तो सबने सुना ही होगा, फेमस केस है उसका, ही हैड लंग कैंसर एंड देन वो उसका पूरा का पूरा क्योर होके वो वापस आ गया, बिकॉज अर्ली स्टेज में चीजें पता चल गई। ओके, दे हैव दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज, बट कॉमन पर्सन डोंट हैव। वी नेवर इवन थिंक अबाउट इट कि हमें अपना चेकअप भी कराना चाहिए। वी शुड लुक इनटू आवर ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया, या ब्लड प्रेशर क्या है, या काउंट्स क्या है। सो वो चीज नहीं होने की वजह से मिस हो जाती है चीजें। तो अर्ली स्टेज में तो बहुत कम पता चलता है, इसीलिए कैंसर का क्योर नहीं है। दैट इज द रीजन। जब लास्ट स्टेज में ही पता चलेगा तो क्या क्योर कर पाओगे आप, कैसे उसको रिवर्स करोगे? इसका एक ही क्योर अभी जो निकाला गया है, जीन थेरेपी। इस जीन्स को टारगेट करके उन जीन को ठीक करना, दैट इज वन ऑफ द थेरेपी। दूसरा क्योर जो निकाला गया है, मीन्स जो ऐसा सोचा गया है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू, आई थिंक मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू कीमोथेरेपी के अलावा पर्टिकुलर जीन्स के ही थ्रू आपको इंटरैक्शंस करवाना पड़ेगा, यानी आर्टिफिशियली एक जीन एंटर करवाना पड़ेगा इन दैट पर्टिकुलर जीनोम, मीन्स उस पर्सन के डीएनए के अंदर, एंड उसके बाद वो इसके साथ कंपीट करेगा और मिमिक करेगा कि वो ही मेन जीन है, और ये जो जहां से एबनॉर्मलिटी हो रही है उन एंजाइम्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। दैट कैन बी वन थिंग। दूसरी चीज एक और है टिश्यू कल्चर, कि सपोज, बट ये उस टाइप के कैंसर के लिए है जो ऑर्गन स्पेसिफिक है। जैसे लिवर में है तो लिवर कंप्लीटली रिमूव करके दूसरा लिवर इम्प्लांट कर दो। तो टिश्यू कल्चर में, एनिमल टिश्यू कल्चर को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है, जिसमें ऑर्गन्स को बनाया जा रहा है। बट एक ही प्रॉब्लम हो जाता है, रिजेक्शन, कि बॉडी जो है वो रिजेक्ट करती है ऑर्गन्स, उसके लिए वो फॉरेन पार्टिकल है, तो घुलना मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो मुश्किल हो गया और रिजेक्शन हो गया तो भी पर्सन की डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। So people are trying, people are doing lots and lots of researches. Let's see where it goes. मैम फिर अगर ये जीन से रिलेटेड तो ये कॉस्टली भी बहुत होगा ना? Yes, it's somewhere around, last time जो मैंने पढ़ा था, it's the cost is $8 million US dollars. That is the cost. Now you can imagine how costly it is. And वो भी यहाँ पे तो हैवी नहीं, ये टेक्नोलॉजी यहाँ हैवी नहीं। Yes. तो जैसे इसकी $8 million है और उसकी सर्टेनिटी कितनी है, 100% है या वो भी पूरा नहीं है? Sorry, बच्चे, can you speak little louder? I'm not able to listen properly. जैसे मतलब तो इसकी कंफर्म कितना हो सकता है कि मतलब आपका फिर ये पूरी तरह से क्योर हो जाएगा? ओके। सो कंफर्मेशन इसका इतना स्टिल नहीं है। जो जीन थेरेपी से जिन लोगों को इनिशियली ठीक किया गया है वो उनका टोटल कॉस्ट है। स्टिल पीपल आर नॉट एनकरेजिंग इट। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग इस थेरेपी के थ्रू ठीक हो रहे होते। देयर आर मेनी रिच पीपल हु डाइड ऑफ कैंसर, दे हैड मोर देन 8 million, 8 या 80 million में उन्होंने स्पेंड किया हुआ है। बट स्टिल वही चीज है, सक्सेस रेट अभी तक बहुत कम है।
बहुत ज्यादा कम। यस मैम। ओके, मैम यस। मैम कुछ लोगों का 1 और 2 स्टेज में ठीक हो जाता है, पर फिर कुछ मंथ्स बाद फिर से उनको कैंसर डिटेक्ट होता है, तो फिर वो क्यों होता है? हाँ एग्जैक्टली वो इसीलिए होता है कि पर्टिकुलर जीन में प्रॉब्लम है ना, तो आपने टिश्यू तो उस टाइम पे रिपेयर कर दिया, मेडिसिन से ठीक हो गया, वो जीन हमेशा ट्रिगर हो जाता है, वो ट्रिगर होता रहता है। इसीलिए एक बार जिनको कैंसर हो चुका है बिना किसी एक्सटर्नल कॉज के, अगर इंटरनल कॉज की वजह से किसी को कैंसर हुआ है इन केस, तो चांसेस है कि उस पर्सन को आगे भी कैंसर फिर से अकर हो सकता है। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट भी हो रहा है, आप ठीक भी कर रहे हो, बट स्टिल चांसेस हैं कि फिर से हो पाए, ओके वापस बार बार हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर इंस्ट्रक्शन, इज इट ओके इफ वी टेक टुडे सेशन लिटिल शॉर्टर? I have some kind of emergency, so I think in 2-3 minutes I have to explain you one more concept. Utna explain karke then I have to end the session, unfortunately. Next time I am going to take extra half an hour. Is it okay? यस मैम। Okay, चलो. So these are the list of causes जो कि हमने डिस्कस किए। अब टाइप्स ऑफ डिजीजेस समझना जरूरी है। इनिशियली जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, वो मैं उसका एक फ्लो चार्ट आपके सामने रख देती हूँ कि व्हाट आर दोस। सो फर्स्ट टाइप इज एक्यूट। एज द नेम सजेस्ट, एक्यूट शॉर्ट पीरियड के लिए जो होता है उसको बोलते हैं एक्यूट डिजीजेस। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, जैसे कोल्ड, कफ, कॉमन कोल्ड, कफ, ऐसी सारी चीजें हैं। ओके या फिर डाइजेंट्री रिलेटेड जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारी चीजें हुई शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, अपने आप वो चीज ठीक हो जाती है, वो हो गया अक्यूट। देन देयर इज वन मोर जिसको बोलेंगे हम क्रोनिक। क्रोनिक जो होता है इट इज गोइंग टू बी फॉर लॉन्गर पीरियड। आपने सुना होगा कभी कभी रिपोर्ट्स में एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और किसी किसी को क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कोविड में ही हुआ था। तो अगर क्रोनिक हो गया तो वो लोग तो बचे नहीं, जिनको एक्यूट इन्फेक्शन था या एलर्जी हुई कोविड से, वो लोग बच गए। सो ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, मैक्सिमम टाइम इट इज गोइंग टू बी लीथल। ओके और ये लाइफ लॉन्ग, अगर लीथल नहीं है तो ये कंडीशन जो है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। एग्जाम्पल इज डायबिटीज, ओके, हाइपरटेंशन, बहुत सारे लोगों के घर में ये दोनों तो कॉमन होगा। ठीक है, इफ योर डैड इज ओल्ड इनफ तो पक्का उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में डायबिटीज या हाइपरटेंशन भी हो सकता है, और मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स। देन कैंसर, these are long paired diseases. Yes, What is hypertension? what is hypertension? Okay, hypertension means आपका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हार्ट के ऊपर, जो हार्ट की वीक कंडीशन हो जाती है और वो कांस्टेंट वैसी ही रहती है, एंड चांसेस होते हैं कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होंगे, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। These means that is the main meaning. स्टूडेंट्स में हो सकता है मैम? It can be, but mostly नहीं होता. Above 40, it is common. Okay, now your homework. As I have very less time, your homework is you have to. Everyone has to read about congenital and acquired disease. Okay, this is your homework for today. Next class I am going to take little longer क्योंकि हमारा last में होता है, so it is easier for me कि मैं आपका longer duration